चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको कह रहा है इंड्यूस ईएमएफ बताइए थ्रू एक कॉइल, यहां से पकड़ में आएगा, एवरेज पूछ रहा है या इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो जब टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड किसी टाइम पर पूछता है तो इंस्टेंटेनियस होता है, और किसी टाइम के बीच में पूछता है इंटरवल में तो वो क्या होता है, एवरेज होता है। तो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जब किसी टाइम पर पूछता है तो क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस, और जब किसी इंटरवल के बीच में पूछता है तो एवरेज। तो चलिए इसको करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डी फाई बाई डी टी क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको डिफरेंशिएट करिए, कितना हो जाएगा 60 प्लस कितना हो जाएगा 2। ये हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, कब बताना है ईएमएफ, जब टाइम कितना हो रहा हो 2 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, बस आंसर हो गया। ठीक है, कर लीजिए इसको। इसी क्वेश्चन के अंदर एक और पार्ट पूछ सकता है ना, एवरेज ईएमएफ। ये कौन सा था, इंस्टेंटेनियस। यही सेम क्वेश्चन है, बस ये वाली जो लिमिट है एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इसको बदल लेते हैं। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेम क्वेश्चन के लिए फाइंड द induced EMF in between time interval t is equal to 2 second to t is equal to 4 सेकेंड। इक्वेशन वही यूज कर लो फ्लक्स की। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3t² प्लस 2t प्लस 4। यही इक्वेशन है। अब इंटरवल पूछा है ना, तो इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में, समझ आ रही ना बात। तो मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से t इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, एवरेज पूछ रहा है। जब किसी एक टाइम पर पूछता है तो क्या था, इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, एवरेज ईएमएफ का डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाई क्या होता है, फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। T2 कितना है 4 और T1 कितना है, T1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 हो गया। अब आपको क्या चाहिए, फाई 2 चाहिए ना, क्या चाहिए, फाई 2 चाहिए। तो फाई 2, ये फाई की इक्वेशन है फ्लक्स की ना। यहां पे आप क्या करोगे, टाइम की कौन सी वैल्यू रखोगे, पहले आपको 2 चाहिए ना, तो 2 वाला टाइम कितना है 4, तो 4 यहां पे रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, आ जाएगा ये 60। अच्छा फाई 1 किस पे निकलेगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो फाई 1 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16 4 20। यहाँ पे डिफरेंस निकाल दीजिए, 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 20। बस आगे ये वाला देखिएगा, a coil of effective area 4 meter square, 4 meter square is placed with plane perpendicular to magnetic field induction। मैग्नेटिक फील्ड इतना है और एरिया इफेक्टिव कितना है 4 मीटर स्क्वायर। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इफ मैग्नेटिक फील्ड reduces 1/4 of its original value in 0.5 सेकेंड।
ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है, कितना हो जाती है, रिड्यूस होकर के 1/4 हो जाती है। तो जब 1/4 हो जाती है तो आपसे क्या कह रहा है, क्या बताना है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, क्या चीज पूछ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू होता है डी फाई बाई, अच्छा एक बात बताओ, यहां पे डी फाई लगेगा या डेल फाई लगेगा, है, देखो कह रहा है कितने सेकंड में, 0.5 सेकंड एक गैप है, ये टाइम डिफरेंस है, ये क्या है, टाइम डिफरेंस। तो अगर टाइम डिफरेंस होता है तो कौन सा यूज करते हैं, डेल फाई बाई डेल टी, समझ आ रही ना बात। अब आप देखिए इंड्यूस ईएमएफ पूछा है, आपको टाइम डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 0.5 ना, कितना, 0.5। अब आपको पता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा ये कितना हो जाएगा, φ2 माइनस φ1, यही होता है ना चेंज इन फ्लक्स। तो अब आपको चाहिए φ1 और φ2, तो फाई का जनरली फार्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। और मैं कल भी बता चुका हूं और 2-3 बार इस बात को बोल चुका हूं कि एक चीज एकदम क्लियर कट रट लीजिए, अगर प्लेन कैसा है, परपेंडिकुलर है फील्ड से, तो एंगल कितना हो जाता है, 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बचेगा सिर्फ क्या, बी ए ना। तो ये फ्लक्स का फार्मूला है बी ए। अब आप देखिएगा यहां पे कितना हो जाएगा, 0.5। पहले इनिशियल फ्लक्स देखिए, इनिशियली फील्ड कितना थे, बी ना, और एरिया कितना था, एरिया मान लेते हैं ए था, तो ये हो गया φ1। और दूसरे केस में एरिया तो वही है, फील्ड कितना हो जाती है, 1/4, तो ये कितना हो जाएगी, b/4 ना। तो अब आप फ्लक्स की वैल्यू लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ba/4 माइनस कितना हो जाएगा, ba, कितना आएगा ये, अच्छा ये यहां पे कितना हो जाएगा, 4ba माइनस 4ba में से ba जाएगा, कितना हो जाएगा, -3ba, माइनस से कोई लेना देना है नहीं वैसे, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0.5, समझ आ रहा है, माइनस से क्यों नहीं लेना देना है, क्योंकि इस फार्मूले में एक ऑलरेडी माइनस होता है, तो वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस। हमें सिर्फ किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से, माइनस क्या था, डायरेक्शन, डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं। तो यहां तक हो गया, इसको मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना, आ जाएगा आंसर ये। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये 3 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2, और b की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.04, और आपको एरिया कितना दिया हुआ है, 4, बस आंसर हो जाएगा। सॉल्व करोगे, ठीक है, अरे ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, और ये कितना हो जाएगा, 0.08, और 0.08 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ ये वाला देखिए एरिया के ऊपर, इसको करो, A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field B is equal to इतना Tesla with a plane perpendicular to the loop. The radius of the loop is made to shrink at the rate of 1 mm. ये dr 1 mm per second है ना, 1 mm per second. The induced EMF when radius is 2 centimeter. ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये फील्ड है ऐसे,
और फील्ड के अंदर एक लूप रखा हुआ है, और लूप कैसा है, सर्कुलर है या किस तरह का है, सर्कुलर लूप है। तो अगर सर्कुलर लूप है इस तरह से है, ठीक है, ये श्रिंक कर रहा है, इसका एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर एरिया घटेगा तो इसके अंदर फील्ड क्या हो जाएगी, घटना। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, फाई बी ए कॉस थीटा, एरिया पे डिपेंड करता है। अगर एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो कह रहा है वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो कितना होगा, तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी ना, डी फाई बाई डी टी। तो अब आप देखिएगा, एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, ज्यादातर क्वेश्चन में मैं एक दो क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें साइन की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज सारे क्वेश्चन मैग्नीट्यूड पे ही होते हैं। किस पे होते हैं, मैग्नीट्यूड पे होते हैं। कुछ जगहों पे साइन की जरूरत पड़ती है, वो जगह पे मैं सिखाऊंगा। और मैंने आपको बताया भी है कि माइनस सिर्फ किसके लिए है, डायरेक्शन के लिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कहीं कहीं पे इंपॉर्टेंट होगा, जैसे ग्राफ के क्वेश्चन होंगे या सेल्फ इंडक्टेंस के जो इसके बाद टॉपिक पढ़ाना है उसमें साइन इंपॉर्टेंस रखेगा, तो मैं बताऊंगा जहां पे जरूरत, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो यहां पे देखिएगा फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी डिवाइड बाई डी टी, और यहां पे बी ए, अच्छा कॉस थीटा लिखने की जरूरत है, प्लेस्ड इन ए क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर, तो कॉस जीरो की 1 हो जाएगी, वो हट जाएगा। अब देखिए एरिया में, अच्छा कॉइल कैसी है, सर्कुलर, अगर सर्कुलर है तो एरिया क्या होता है बताइए, बी पाई आर स्क्वायर ना, समझ आ रही ना, बी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कांस्टेंट क्या है, बी, और क्या है, पाई। अच्छा आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो जब आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे, तो ये मैं जब आपको मैकेनिक्स पढ़ा रहा था तो बहुत अच्छे से इस बात को समझाया था। मान लेते हैं मिसाल के तौर पे आपको एक्स स्क्वायर का करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसमें दो चीजों का डिफरेंशिएशन होता है। पहले किसका होता है, पावर का, तो पावर को क्या कर लोगे आगे, और पावर में एक क्या कर दोगे, अभी वेरी दो पार्ट है, ये 2 और ये x, 2 क्या है कांस्टेंट और x क्या है वेरिएबल। अभी डिफरेंशिएशन किसका होता है, एक बार में एक का डिफरेंशिएशन होता है, तो पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगा और पावर में एक क्या हो जाएगा, माइनस। समझ आ, मान लेते हैं 3 होता तो क्या होता, ये अगर 3 होता तो पावर आगे कितना आती, 3, और x की पावर में एक कम हो जाता, कितना हो जाता, 2 ना। अब किसका बचा हुआ है, अभी पावर का किया है, अभी x का बचा हुआ। अच्छा x का किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के, तो कितना हो जाएगा 1। तो यहां पे लिखा होता है लेकिन हम इसको कितना ले लेते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाए। लेकिन अगर यही x क्यूब का होता और टाइम के रिस्पेक्ट में होता तो पावर का वैसे ही करेंगे, 3 आगे आएगा और x में एक कम होगा। लेकिन x का किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के, तो इसको 1 नहीं लिख सकते, इसको 1 नहीं लिख सकते। अब आप देखिएगा यहां पे, ये डिफरेंशिएशन मैं पढ़ा चुका हूं काइनेमेटिक्स में। अब यहां पे बताइएगा हमें, तो थोड़ा सा पाई हो जाएगा। अच्छा आर स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के, तो स्क्वायर क्या होगा, आगे आएगा, और एक आर में क्या हो जाएगी, पावर में एक कमी, तो 1 बचेगा। अब किसका करना बचा हुआ है, आर का, डी आर बाई डी टी। अच्छा डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है, ये वाला 1 mm पर सेकेंड। mm को किस में बदल लोगे, मीटर में, तो कितना हो जाएगा। अच्छा b की वैल्यू पहले पुट कर लो, 0.025 पाई इंटू 2 इंटू आर, रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है 2, हाँ 2 सेंटीमीटर पे पूछा है, कितने पे 2, तो कितना हो जाएगा 0.02 इंटू डी आर बाई डी टी, इसकी वैल्यू कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर -3। बस आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, 10 की पावर कि 10 की पावर -6 पाई, एक बार चेक कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, इसको 2.5 करने के लिए यहां से 10 की पावर -2 निकलेगा और यहां से 10 की पावर -2 निकलेगा,
तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -4, और ये 10 की पावर -3 कितना हो जाएगा 10 की पावर -7। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2.5 इंटू 2 करोगे 5, इंटू 2 करोगे 10, 10 की पावर -6 ही तो आएगा, 10 की पावर -6 पाई आएगा। लिख चुके हैं आप? अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस तरह से कॉइल रखी हुई थी, आपसे क्या पूछा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा ये किसकी वजह से ईएमएफ है, फ्लक्स किसकी वजह से चेंज हो रहा है, एंगल की वजह से ना। अगर एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी आता है। तो डी फाई बाई डी टी अगर आता है तो फ्लक्स को, इसको क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स किसकी वजह से चेंज हो रहा है, एंगल की वजह से। किसकी वजह से, अब आपके पास एक चीज आप समझिए, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा ये एक मिनट समझना, यहाँ पे थोड़ा सा देखना, कह रहा फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इफ इट रोटेट्स बाय 60 डिग्री इन 0.1 सेकेंड। इन 0.1 सेकेंड पूछ रहा है, इसका मतलब एवरेज पूछ रहा है या इंस्टेंटेनियस, एवरेज पूछ रहा है, टाइम इंटरवल इतने मिनट में या इतने सेकंड में पूछ रहा है ना। तो इतने सेकंड में, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, इतने टाइम पर होता है, पर नहीं पूछ रहा है, इतने टाइम में पूछ रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेल फाई बाई डेल टी। टाइम की वैल्यू कितना हो गई 0.1। आपको क्या चाहिए यहां पे, फाई टू माइनस फाई वन चाहिए, फाई टू माइनस फाई वन चाहिए। अच्छा फाई टू और फाई वन कैसे निकालोगे, आपको दिया हुआ। अच्छा इनिशियल एंगल क्या लोगे आप, इनिशियल एंगल कहां से, थीटा इज इक्वल टू, इनिशियली 0 था ना, इनिशियली क्या था। अच्छा इस प्लेन का एरिया वेक्टर एक अंदर होगा एक बाहर होगा, फील्ड किधर है अंदर, तो एरिया वेक्टर वही वाला लेंगे तो एंगल कितना होगा 0। तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे फ्लक्स कितने के बराबर हो जाएगा बताइए, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बी है। ये हो गया आपका फाई वन। अच्छा दूसरी सिचुएशन में कितने एंगल पे है 60 डिग्री। तो अगर 60 डिग्री पे है तो cos 60 की वैल्यू कितना होती है 1/2, तो फाई टू कितना हो जाएगा बी ए बाई टू। यहां पे रख दीजिए, फाई टू कितना हो गया बी ए बाई टू माइनस बी ए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 0.1। तो ये कितना आएगा -2 BA, और ये प्लस बी ए, तो कितना हो जाएगा बी ए बाई टू इंटू कितना हो जाएगा 0.1, तो कितना हो जाएगा बी ए, और ये कितना हो जाएगा 0.2। ऊपर बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 10 बी, 10 नहीं, ऊपर कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 5 बी। अगर बी और ए दिया होता आराम से वैल्यू आ जाती, समझ रहे हो। तो यहां से समझ लेना इंस्टेंटेनियस का है क्वेश्चन या एवरेज का है। चलिए हो गया ना, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पे है बेस्ड, एकदम सेम टू सेम। जो लैंग्वेज मैंने पिछली वाली कैसी थी, विदाउट लैंग्वेज क्वेश्चन था, ये लैंग्वेज के साथ है वही क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे कितना डिग्री घुमाता है, और पिछला वाला 0 से कितना घुमाया था 60, ये 0 से कितना घुमाया 180, और टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है 0.25। जो पिछला टाइम इंटरवल कितना दिया था 0.1 दिया था। तो ये भी एवरेज का ही क्वेश्चन है, किसका एवरेज ईएमएफ का। क्या पूछ रहा है, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एंड करंट। दो चीजें पूछा है, ईएमएफ और करंट। तो ईएमएफ अगर निकल आएगा तो आई इज इक्वल टू क्या होता है ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, आराम से आ जाएगा। तो अब आप देखिएगा, मैं सीधा पिक्चर नहीं बना रहा हूं, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल फाई बाई डेल टी। डेल्टा टी कितना दिया हुआ है
25 और डेल्टा फाइव मतलब फाइव टू माइनस फाइव वन ना। अब फाइव वन और फाइव टू निकालना है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा। अच्छा यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है कि नहीं, प्लेन कैसा है परपेंडिकुलर, तो cos थीटा का बवाल खत्म। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपली बी ए। अब अगर आप देखोगे पहला फ्लक्स फाइव वन और फाइव टू चाहिए ना, तो पहले में एंगल कितना है, जीरो से कितना घुमाते हो आप 180, तो पहला एंगल जीरो होगा, cos जीरो की वैल्यू वन, फ्लक्स वन कितना हो जाएगा बी ए, और फ्लक्स टू कितना हो जाएगा 180 मतलब माइनस बी ए। ठीक है, ये हो जाएगा फाइव टू कितना होगा माइनस बी ए, और फाइव वन कितना है बी ए, तो माइनस बी ए और माइनस बी ए कितना हो जाएगा माइनस बी ए और माइनस बी ए। माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस सॉल्व करते वक्त यूज कर लिया, कितना हो जाएगा 2 बी ए डिवाइड बाई कितना 0.25। अच्छा बी की वैल्यू कितना दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड इतना टेस्ला, 3 इंटू 10⁻⁻⁵। एरिया कितना है, एरिया पाई ऑफ रेडियस दिया हुआ है ना, तो एरिया कितने के बराबर हो जाएगा पाई आर मतलब 0.1 का होल स्क्वायर। एरिया हो गया, और क्या चाहिए हमें बाकी चीजें, तो यहां से क्या निकल आएगा ईएमएफ। रुक जाओ भैया, सुन लिए एक ही बार में, यहां तक हो गया। अब आपका जो ये ईएमएफ निकलेगा ये एक टर्न का निकला है, कितने टर्न का, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना या पिछला क्वेश्चन किए थे वो किसके लिए था सिंगल क्वाइल। तो यहां पे कितनी क्वाइलें हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितने आए 500, तो 500 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 500 के लिए। ऐसे ही करंट निकाल लोगे तो I इज इक्वल टू क्या होता है ईएमएफ डिवाइड बाई आर होता है, तो आपको करंट मिल जाएगी। समझ आ रही ना, निकाल पाओगे कि नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, ये ईएमएफ तो आ जाएगा ना, आपको सारी वैल्यूज तो दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, और एरिया की वैल्यू यहां से पुट कर दो। एरिया की वैल्यू पुट करने के बाद आपको ईएमएफ आ जाएगा किसके लिए, एक कॉइल के लिए। एक कॉइल के लिए जब आ जाएगा तो आपको क्या करना है, कितनी कॉइल के लिए चाहिए 500 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको 500 कॉइल के लिए ईएमएफ आ जाएगा। और 500 कॉइल के लिए ईएमएफ आ जाएगा तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है आई इज इक्वल टू ईएमएफ बाई आर। आर की वैल्यू दिया है कि नहीं क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 2 ओम, रख दोगे आंसर आ जाएगा करंट का। बताइए कितना है, ईएमएफ जो आएगा करंट में सीधा बता रहा हूं 6 पाई 10⁻⁻⁴। ईएमएफ डिवाइड बाई 2 कर दो उसी आंसर को। हाँ क्या, ये जो आप निकाले हो सिंगल टर्न के लिए निकाले हो, अभी एन टर्न के लिए चाहिए ना। ये जो ईएमएफ सॉल्व करके आएगा ये किसके लिए होगा सिंगल टर्न के लिए। एन टर्न के लिए आप क्या करोगे, एन से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो ईएमएफ एन टर्न के लिए क्या हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ सिंगल ईएमएफ। एन कितना है 500, और ईएमएफ कितना आया है सॉल्व करके, कितना आया 12 12.24 0.24, थोड़ा गड़बड़ आ रहा है मेरे ख्याल से 12 आएगा, 24 ही आ रहा है, कितना 24.5 10 की पावर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे 500 से, करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है ईएमएफ बाई आर, 2 से डिवाइड कर दो बस, कितने से डिवाइड कर दो 2 से, इस वाली डिजिट को, ठीक है, रेजिस्टेंस 2 ही तो है,
हाँ, समझ आया? ये एकदम सिंपल सा है। पहले एक टर्न के लिए निकाला, फिर 500 टर्न के लिए दिया था, 500 टर्न से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई, 500 टर्न का ईएमएफ आ जाएगा, और 500 टर्न की करंट चाहिए तो आई इज इक्वल टू ईएमएफ बाई आर ना। ईएमएफ टोटल चाहिए होगा क्योंकि टोटल करंट चाहिए। देखो, एक और वैरायटी मैं इसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक, जो पूछी नहीं गई है लेकिन पूछी जा सकती है। बढ़िया से समझिएगा इस चीज को। चलो अगला देखो ना, ये वाला जो टाइम है मैं इरेज नहीं करूंगा। ये जो टाइम है ना, ये टाइम कितना दिया हुआ है, 0.25 सेकेंड। कितने डिग्री से, जीरो से कितना घूमने में, तो 0 से 180 घूमने में इसको कितना टाइम लगता है, 0.25। इसी बात को वो दूसरी लैंग्वेज में कह सकता है, और वो दूसरी लैंग्वेज क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा, यही साइड में मैं समझा देता हूं, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बात है ना। आपने फ्रीक्वेंसी सुना है, एफ, साइक्लिक फ्रीक्वेंसी ऐसे दिया हुआ है 400 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ऐसे दिया हुआ है 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट मान लेते हैं दिया हुआ, 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में ये कितना कॉइल चक्कर लगा रही है, 400 चक्कर लगा रही। तो 400 चक्कर लगा रही, तो यहां पे मुझे जरूरत थी टाइम की डिवाइड करने की। तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं, अच्छा चक्कर 0 से अगर 180 घूमता है तो क्या होता है, आधा चक्कर। कितना होता है, आधा चक्कर। तो आधा चक्कर का ये टाइम ना दे करके ये दिया होता, समझ? तो आधा चक्कर मतलब 0 से कितना घूमा, 180। तो देखिएगा ये 60 सेकंड कह सकते हो एक मिनट को, है? तो आप ऐसे कह सकते हो 400 रिवॉल्यूशन, कितना रिवॉल्यूशन, 400 रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है, 60 सेकंड। यही बात लिखी हुई है ना, 400 रिवॉल्यूशन में कितना लगता है, 60 सेकंड। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, 1 रिवॉल्यूशन 60 डिवाइड बाई 400 कितना लगेगा, सेकंड ना। एक रिवॉल्यूशन जो है वो कितने सेकंड में हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई इतने सेकंड में हो जाएगा एक रिवॉल्यूशन ना। तो एक रिवॉल्यूशन इतने टाइम में होगा, अगर इसको कट करोगे तो कितना आएगा बताइए, 3/20 सेकंड। इतने सेकंड में क्या होगा, कॉइल कितना चक्कर घूमेगी, एक। तो इतने टाइम में एक चक्कर घूमती है, तो आधा घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा, एक चक्कर में इतना टाइम लगता है, तो आधा चक्कर में कितना लगेगा, इसी का आधा। तो आपको पता है टाइम निकल आएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो टाइम सीधे सीधे ना दे करके ऐसे फंसा करके दे सकता है, तो आप टाइम यहां से निकाल सकते हो। वैसे इतना अंदर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि टाइम सीधा सीधा ना दे करके थोड़ा सा छिपा सकता है टाइम को। क्लियर रहेगा ना। अगला देखिएगा, नेक्स्ट। यहां तक हो जाने के बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, ए कॉइल ऑफ एंटर। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ए कॉइल ऑफ एंटर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए is rotating about an axis at right angle to uniform magnetic field B, the induced EMF in the coil will be, the induced EMF in the coil will be। अच्छा, यहां पे एक चीज आप देखिएगा, पिछले क्वेश्चंस को देखिए, तुरंत छापिए नहीं, रुक जाइए। एक बात समझिए, इस वाले क्वेश्चन को जब पूछा गया तो ये बोला गया कि कॉइल जब रोटेट करेगी इतने डिग्री से इतने डिग्री, तो टाइम इतना लगेगा। ये दोनों क्वेश्चन में आपने देखा ना कि जब किसी एंगल से दूसरे एंगल पर घूम के जाएगी तो टाइम दिया हुआ था, और टाइम जो दिया हुआ था कि इतने टाइम में घूमेगी, तो इसका मतलब एवरेज पूछ रहा था।
इसका मतलब क्या पूछ रहा था, एवरेज पूछ रहा था। अब आप देखिए ये वाला देखिए, कह रहा है एक कॉइल कितने टर्न की है, एन टर्न की, जिसका एरिया कितना है, ए है, और ये भी क्या कर रही है, घूम रही है। लेकिन इसके क्वेश्चन में कहीं टाइम का जिक्र है, कहीं नहीं है। समझ आए कि इतने टाइम में इतना लगेगा, मतलब इतना एंगल घूमेगी, इस तरह का नहीं है। तो एक चीज है, मुझे ये चीज श्योर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कॉइल क्या कर रही है, घूम रही है। किसमें रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में। अगर कॉइल घूमेगी तो इसका एंगल क्या होगा, चेंज होगा। अगर इसका एंगल चेंज होगा तो इसकी वजह से क्या आएगा, फ्लक्स। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आएगा, ईएमएफ। समझ आ रही। तो ये वाला जो ईएमएफ है, ये जो हम निकालने जा रहे हैं, ये इंस्टेंटेनियस है। कैसा है, इंस्टेंटेनियस। देखिएगा ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी टी, और फाई की जगह पे क्या हो जाएगा, फाई की जगह पे बी ए कॉस थीटा। अच्छा बी ए को बाहर कर लीजिए, क्या बचेगा, कॉस थीटा। अच्छा बी ए को बाहर क्यों किया, फील्ड कैसी है, कांस्टेंट। एरिया कैसा है कॉइल का, कांस्टेंट। कॉइल का क्या चीज चेंज हो रहा है, एंगल, जिसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स। अच्छा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा थीटा की जगह पे एक काम और कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये कॉइल जो घूम रही है अपनी डायामीटर के अबाउट ऐसे घूम रही है, ध्यान से सुनिएगा, ये डायामीटर के अबाउट ऐसे घूम रही है, रोटेट कर रही है इस तरफ, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा है। तो एक चीज आप समझिएगा, जैसे लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यहां से एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। लिख सकते हो। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, थीटा की जगह पे क्या कर लेता हूं, ओमेगा टी कर ले, क्या कर लेते हैं, समझ आ रही ना। अब थीटा की जगह पे जब आप ओमेगा टी करोगे तो बी ए तो कांस्टेंट है, बी ए बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। समझ आ रही, वो माइनस एक और ऑलरेडी होता है, प्लस हो जाएगा। समझ आ रही ना, यहां तक क्लियर है। अच्छा अभी किसका आपने डिफरेंशिएशन किया है, कॉस का ना। अब मैंने ऐसे डिफरेंशिएशन में आपको बताया है, जैसे पहले कॉस का होगा तो क्या हो जाएगा, साइन, और ओमेगा टी वैसा एज इट इज कॉपी हो जाए। फिर उसके बाद किसका करना है, ओमेगा टी का। तो ओमेगा टी का जब आप करोगे तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा क्या हो जाएगा बाहर, और टी का टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। तो आप कैसे याद करते हो, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसको छोड़ करके जो कांस्टेंट बचता है उसे किधर कर लेते हैं, बाहर। समझ आ, जैसे मान लेते हैं ये दिया हुआ है साइन 2 पाई टी, इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, पढ़ा चुका हूं मैं। साइन का क्या होगा, कॉस, और कितना हो जाएगा 2 पाई टी, और क्या बाहर आएगा इस बार, 2 पाई। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। तो यहां तक हो गया, ठीक है। ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अब आप देखिए आपको दिख रही है, ये इंस्टेंटेनियस की इक्वेशन है। आप टाइम की वैल्यू यहां पे रखिए, कितने टाइम के लिए वो उस टाइम पर आपको क्या बताएगा, ईएमएफ बता। तो आपने दोनों क्वेश्चन में फर्क देखा, पिछले दो क्वेश्चन किस पे थे, टाइम इन, मतलब इतने एंगल से इतने एंगल पे घूमेगा तो इतना टाइम लगेगा, तो वो किस पे था, एवरेज पे। यहां पे जिस टाइम पर चाहिए उस टाइम पर आपको ईएमएफ देगा। समझ पा रहे हैं ना। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे मेंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीट में कम इस पे क्वेश्चन आए, वो क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ। मैक्सिमम ईएमएफ कब होगा बताइए, जब साइन थीटा क्या हो जाए, साइन थीटा क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। तो मैक्सिमम ईएमएफ कितना हो जाएगा, बी ए ओमेगा। अगर ये कब है ईएमएफ मैक्सिमम, जब कितना हो, एक टर्न हो, जब कितना हो, एक टर्न हो। अगर एन नंबर ऑफ टर्न है तो ये मैक्सिमम ईएमएफ कितने के बराबर हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा ना।
क्लियर है? एन से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। अगर एक टर्न है तो एन बी ए, वो बी ए ओमेगा, और अगर एन टर्न है तो एन बी ए ओमेगा। तो ये मैक्सिमम ईएमएफ का सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछा जाता है। समझ आ रही ना बात? मैक्सिमम ईएमएफ बताइए। नॉर्मली इस पे पूरे फार्मूले पे कम आता है, मैक्सिमम पे ज्यादा आता है। समझ पा रहे हो ना? तो ये तो किसी इंस्टेंट पे ईएमएफ। इसको करिए। ए सर्कुलर कॉइल कितना टर्न है और सबका एरिया कितना है? रोटेटेड अबाउट वर्टिकल, इट्स वर्टिकल डायमीटर at rate of 1 revolution per second, at rate of 1 revolution per second in a uniform magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया हुआ है, क्या पूछा है? मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड मतलब मैक्सिमम ईएमएफ। अगर कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में डायमेट्रिकली अगर रोटेट कर रही है तो उसके ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है? मैक्सिमम एन बी ए ओमेगा। अभी पढ़ा है, यही वाला फार्मूला है ना मैक्सिमम ईएमएफ का ना। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है? 1000। और मैग्नेटिक फील्ड 0.07। एरिया अब क्या चाहिए हमें? ओमेगा। अच्छा, ये क्या चीज दिया हुआ है? 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। कौन सी फ्रीक्वेंसी? एफ। क्या दिया हुआ है? एफ। ओमेगा चाहिए तो क्या होता है? 2 पाई एफ होता है। अच्छा, पहचान क्या होती है? अगर सीधा ओमेगा दिया होगा, ओमेगा की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड होती है ना। और फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? रिवोल्यूशन पर सेकेंड होती है। कभी कभी मिनट भी देता है, सेकेंड की जगह पे क्या दे देगा? मिनट। तो मिनट अगर देगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे आप? सेकेंड में, क्योंकि एसआई यूनिट में चाहिए होता आंसर। तो बस इतना सा आपको पहचान। यहां पे 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सेकेंड क्या दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है। तो कितने के बराबर है? 1 के बराबर। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो ओमेगा की जगह पे कितना हो जाएगा? 2 पाई। आंसर हो गया। समझ रहे? और एक बात बताएं, ओमेगा जो है ना, ये जो ओमेगा है इसका एक और फार्मूला होता है, 2 पाई बाई टी। टाइम पीरियड दे करके पूछ सकता है। समझ रहे हैं? तो मैकेनिक्स में इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा चुका हूं, ओमेगा कैसे आता है ना। अगर ओमेगा कैसे आता है ये पता है तो इस फार्मूले में कोई दिक्कत, मतलब वैरायटी जो क्वेश्चन की हो सकती है इसी पे बन सकती है। ओमेगा को अलग अलग तरीके से देगा। समझ रहे? एक मेरे पास क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं इसी पे। इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, लिख चुके हो आप? है? इस क्वेश्चन की फोटो खींच लीजिए आप होमवर्क के लिए, ठीक है? इन ए रीजन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, बी दिया हुआ है। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस कितना? 30 सेंटीमीटर। ए सर्कुलर कॉइल, नंबर कितना है? एक ही है। नंबर ऑफ टर्न्स है कहीं पे? नहीं है। नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1। सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस कितना है? पाई स्क्वायर। रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and which forms a diameter of the coil, and which forms perpendicular to the direction of magnetic field if the coil rotates
एट 200 आरपीएम। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब एफ दिया हुआ है ना, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट, मिनट को किस में बदलना है? सेकंड में। तो जितना दिया हुआ है उसको डिवाइड बाई क्या करना है? 60। कितना दिया हुआ है? 200। डिवाइड बाई क्या कर देना? 60। ये क्या आ जाएगा? रिवॉल्यूशन पर सेकंड आए। और जैसे ये आ जाएगा तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ होता है। रख के निकाल लेना। अब आपसे क्या कह रहा है? एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। यहां पे एक नया वर्ड यूज किया है, एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है? देखना ध्यान से। एम्पलीट्यूड मतलब होता है मैक्सिमम। क्या चीज होता है? मैक्सिमम। अच्छा क्या पूछा है? करंट पूछा है। मैक्सिमम ईएमएफ निकालोगे तभी तो मैक्सिमम करंट आएगी। तो मैक्सिमम ईएमएफ का फार्मूला क्या है? एन बी ए ओमेगा। ये कौन सा ईएमएफ है? मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम ईएमएफ आएगा तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? ईएमएफ मैक्स डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो करंट भी क्या आ जाएगी? मैक्सिमम। समझ आ रही ना बात? एक स्टेप आगे जाकर के पूछा है, करंट पूछा है, कर ले जाओगे? क्लियर रहेगा ना? इसको होमवर्क के लिए कर। एक क्वेश्चन और आपको होमवर्क के लिए देता हूं मैं, चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। हो गया ना? ये वाला क्वेश्चन देखिए। थिन वायर हैज एरिया इतना एंड रेजिस्टेंस कितना? 10 ओम। इट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू ए टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू इतना ना। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ। द फील्ड इज यूनिफॉर्म इन स्पेस, देन द नेट चार्ज फ्लोज थ्रू द लूप ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड दिया हुआ है टाइम। कितना दिया हुआ है? ये मिली है। जब स्मॉल होता है तो मिली होता है, स्मॉल m होता है। तो अब आपसे क्या पूछा है? नेट चार्ज। तो चार्ज का फार्मूला कल पढ़ा है, इंड्यूस चार्ज का क्या होता है? डेल फाई बाई आर होता है। ये पढ़ा है कल फार्मूला। तो अगर ये इंड्यूस चार्ज का फार्मूला है तो सबसे पहले एक चीज आप समझिएगा, यहां से टाइम इंटरवल दिया हुआ है 0 से कितना सेकंड? 10 मिली सेकंड। तो टाइम इंटरवल मतलब कहीं ना कहीं चार्ज का तो एक ही फार्मूला पड़ा है वैसे। समझ आ रही ना बात? तो एवरेज वाला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एवरेज वाला। खैर यहां पे क्या हो जाएगा? डेल फाई मतलब फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, रेजिस्टेंस। अब फाई 1 और फाई 2 कैसे जुगाड़ करेंगे आप? अब आप देखिए, फ्लक्स इज इक्वल टू जनरली क्या होता है फार्मूला हमारे पास? बी ए कॉस थीटा। ये होता है ना। एक चीज आप यहां पे देखिएगा, थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक नई वेराइटी मैं आपको सिखा रहा हूं, बढ़िया से समझिएगा। अगर आपको याद हो, पहले मैं इसको रिलेट करा दूं ताकि आपको डिफरेंस दिख जाए। मैंने जब परसों की क्लास पढ़ाई थी पहली वाली, तो पहले वाले लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट बताया था, और वो कॉन्सेप्ट ये था, ये वाला फ्लक्स का फार्मूला बी डॉट ए, ये कितने के बराबर होता है? बी ए कॉस थीटा के ना। ये पढ़ाया था। और एक फार्मूला ये पढ़ाया था, फ्लक्स डी फाई हो जाता है और यहां पे क्या हो जाता है? बी डॉट डी ए हो जाता है। और ये क्या हो जाता है? बी डी ए कॉस थीटा। ये कब था फ्लक्स का फार्मूला? जब क्या हो? फील्ड कैसी हो? वेरिएबल। जब डी ए लगा हो तो क्या है? वेरिएबल। और जब बी ए सिंपली हो तो क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट।
आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये जो हमने फार्मूला पढ़ा था, अगर आपने एक क्वेश्चन इस पे किया था, वो जो फील्ड थी ऐसे कुछ लिखी हुई थी, बी नॉट जेड डिवाइड बाई एल, और यहाँ पे के कैप ऐसे लिखी हुई थी, आई कैप लिखा हुआ था ना। ये जो फील्ड वेरिएबल थी, ये किसका फंक्शन थी? जेड का। जेड मतलब आप समझ रहे हो, कोऑर्डिनेट। क्या चीज? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब स्पेस में फील्ड चेंज हो रही है, एक जगह पे दूसरी है तो अगली जगह पे क्या है? दूसरी है। और किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है? जेड डायरेक्शन। मान लेते हैं ये जेड एक्सिस है, तो यहां पे अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग, तो ये किससे वेरी कर रही है? जेड से। ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो आज की क्लास में, जिसमें फील्ड किसकी फंक्शन है? टाइम की। किसकी फंक्शन है? टाइम की। अगर टाइम चेंज होगा तो फील्ड क्या होगी? चेंज होगी। तो टाइम चेंज होने की वजह से फील्ड चेंज होना अलग कॉन्सेप्ट है, और डिस्टेंस के चेंज से, स्पेस के चेंज से फील्ड का चेंज होना अलग कॉन्सेप्ट है। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? दोनों में डिफरेंस दिखा। उसमें क्या पड़ा था? जिसमें कोऑर्डिनेट के साथ चेंज हो रही थी, उसमें इंटीग्रेशन की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? आप यहां पे वर्ड पढ़िए, इस क्वेश्चन का सीधा मना कर दिया है, फील्ड इज यूनिफॉर्म इन स्पेस। मतलब फील्ड स्पेस के साथ नहीं चेंज हो रही है। किसके साथ चेंज हो रही है? टाइम के साथ। तो जब टाइम के साथ चेंज होगी ना फील्ड, तो आपको कुछ नहीं, इंटीग्रेशन और रेशन नहीं करना है, बस इसी फार्मूले का यूज करना है, सीधा आंसर आएगा। समझ आ रहा है? अब देखो, पहला टाइम कितना है? 0। तो फ्लक्स इज इक्वल टू, ये फार्मूला है, तो पहला टाइम अगर कितना है? 0 है, तो टाइम 0 की वैल्यू रखोगे तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 हो जाएगा तो फील्ड क्या हो जाएगी? 0। तो फ्लक्स इनिशियल क्या हो जाएगा? 1, 0। पहला आ गया। समझ आ रही ना बात? अब दूसरा देखिएगा, फाई 2, ध्यान से सुनिएगा। ये टाइम कितना है? 10 मिली, मतलब आप समझ रहे हो, यहां पे मैं कर देता हूं 50 पाई इंटू 10 मिली सेकेंड, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -3। उसको कहां लिख लो? नीचे। 1000 होगा। अरे 10 की पावर -3 नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर +3। अच्छा ये कितना है? 500। 500 डिवाइड बाई 1000 कितना होगा? π/2। साइन 90 की वैल्यू 1। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा? BA। और B की वैल्यू कितना आएगी? ये तो 1 हो गया, कितना आएगी? 0.4। और एरिया कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 3.5 इंटू, बस आंसर हो गया, यहां पे रख दो। फाई 1 तो 0 हो गया, और फाई 2 कितने के बराबर है? 0.4 इंटू 3.5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? कितना दिया? रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10 ओम। पाई स्क्वायर कहां देख लिए थे? अच्छा पिछले वाले। चलो ये हो गया, बस आंसर हो गया। कौन सा सही हो जाएगा? बी। ये वाला आ रहा है? हाँ सही है, सबका यही आ रहा है ना, बी वाला। आसान क्वेश्चन है। एक और करा दूं मैं, या होमवर्क के लिए दे दूं इसको? एक मिनट। ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको चेंज कर लीजिए, और यहां पे कर लीजिए बी नॉट, क्या कर लीजिए? बी नॉट की जगह पे कर लीजिए 4, और यहां पे कर लीजिए t²। कितना कर लीजिए? t²। तो फील्ड कितना हो गई? 4t²। अब आप देखिए, पहला फ्लक्स क्या हो जाएगा? पहला फ्लक्स, टाइम कितना है? 0। तो पहला फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। और दूसरा कितना हो जाएगा? टाइम कितना है? 10 मिली सेकेंड। तो 10 मिली सेकेंड मतलब 10 की पावर 10 इंटू 10 टू द पावर -3। 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मतलब कितना? 10 की पावर -2। तो आपको टाइम कितना है? 10 की पावर -2, और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 की पावर -4। फील्ड की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 टू द पावर -4 फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। एरिया आपको क्या है? गिवन है, रखोगे, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दोगे, आपको क्या मिल जाएगा? चार्ज मिल जाएगा। समझ आ रही ना बात? आपको यहां पे करंट भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? समझ आ रही ना बात? क्या पूछ सकता है?
करंट पूछ सकता है, तो करंट कैसे निकालोगे अगर करंट पूछता चार्ज की जगह पे? अच्छा, क्या चीज वेरिएबल है? फील्ड ना। और फील्ड कितने के बराबर है? 4t² के। आप एक काम करिएगा ना, मैं आपको यहां पे दो, एक तो चार्ज निकाल लीजिएगा, चार्ज तो बड़ी आसानी से निकल आएगा। आप ट्राई करिएगा करंट निकाल करके कितना आती है, ठीक है? अच्छा, इस क्वेश्चन में करंट का क्वेश्चन उतना अच्छे से बन नहीं सकता, मैं कल नया करा दूंगा, ठीक है? असल में ये क्वेश्चन लिखा हुआ इंटरवल के लिए, तो बन नहीं पाएगा, तो चार्ज ही निकालो, करंट वाला क्वेश्चन मत करना, ठीक है? करंट वाला मैं कल करा दूंगा, ठीक है? तो कर गया मैं। चलो हेडिंग डालिएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? ठीक, अगर मान लेते हैं आपके पास कोई क्वाइल है ना, और इस तरह से है क्वाइल, इस तरह से है, इस तरह, और इससे करंट बह रही है ऐसे, ये वाला पोर्शन अंदर है और ये वाला पोर्शन बाहर है, तो करंट आई बह रही है। अच्छा, करंट आई ऐसे बहेगी तो फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर। ये किसकी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड की। अगर ये करंट इंक्रीज करने लगे, क्या इंक्रीज करने लगे? करंट। तो अगर करंट इंक्रीज करने लगेगी तो ये फील्ड क्या होगी? इंक्रीज। अगर फील्ड इंक्रीज होगी तो फील्ड की वजह से क्या चीज चेंज हो सकता है? फ्लक्स। फील्ड की वजह से क्या चीज चेंज हो सकता है? फ्लक्स। तो आप देखिए, इसमें करंट बढ़ने की वजह से इसी कॉइल के अंदर फील्ड चेंज हो रही है। ये किसकी, ये फील्ड किसने बनाई है? इसी कॉइल ने। और ये फील्ड को चेंज कौन करा रहा है? करंट। तो इस करंट की वजह से इसके अंदर क्या, खुद के अंदर क्या चेंज कराएगा? फील्ड। जिसके फील्ड की चेंज की वजह से क्या आ जाएगा? फ्लक्स में चेंज। और फ्लक्स में चेंज आ जाएगा तो क्या पैदा हो जाएगा? ईएमएफ। तो मतलब कहने का सेंस ये है, ये खुद की करंट के चेंज की वजह से ये ईएमएफ आया है ना, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोला जाता है? सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा ये बताओ, फील्ड किधर बढ़ रही है? ऊपर। तो जो करंट इंड्यूस होगी इसके अंदर वो किधर बनेगी? फील्ड किधर बढ़ रही है? ऊपर। तो ये बढ़ने का अपोज करने के लिए करंट किधर बनाएगा? अपोजिट। तो ये ऐसे करंट बनाएगा, और ये वाली जो करंट होगी ये कौन सी होगी? इंड्यूस्ड होगी। ये वाली इंड्यूस नहीं है, ये इंड्यूस्ड है, और ये क्या है? गिवन करंट। समझ है? और ये क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसी को बोलते हैं क्या? सेल्फ इंडक्टेंस। तो एक चीज आप समझिए, अगर यही करंट डिक्रीज करने लगे, अगर यही करंट क्या करने लगे? सेम डायरेक्शन में आई क्या करने लगे? डिक्रीज करने लगे, तो फील्ड किधर की तरफ है? ऊपर। अभी भी करंट ऐसे बह रही है ना, फील्ड किधर है? ऊपर। अच्छा, इस बार करंट डिक्रीज कर रही है तो फील्ड क्या करेगी? डिक्रीज। तो ये नहीं चाहेगा कि फील्ड डिक्रीज हो, तो ये किस डायरेक्शन में करंट बहाएगा? सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में बहाएगा ना, तो सेम डायरेक्शन में बहाएगा तो इस तरफ ये क्या हो जाएगा? आई इंड्यूस्ड। आई इंड्यूस्ड। समझ आया? तो एक चीज आप समझ आया, जब इंक्रीजिंग करंट होगी, कैसी होगी? इंक्रीजिंग। तो इंड्यूस करंट कैसी होगी? अपोजिंग होगी। और जब कैसी होगी ये करंट? कैसी होगी? डिक्रीजिंग होगी। तो इंड्यूस करंट किस में बनेगी? सपोर्ट में। क्लियर रहेगा ना?
और इसी को क्या बोलते हैं, खुद की करंट की वजह से खुद के अंदर क्या चेंज कराता है, फील्ड, जिसकी वजह से क्या चीज चेंज होता है, फ्लक्स, और फ्लक्स के चेंज से क्या आता है, ईएमएफ, और ईएमएफ की वजह से अगर मेटल है तो क्या आएगा, करंट भी आएगी। समझ आ रही ना? तो ये कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक, इसके फार्मूले वगैरह। करंट इंक्रीज होगी तो इंड्यूस करंट किधर बनेगी, अपोजिट, और करंट डिक्रीज होगी तो करंट सपोर्ट में बनेगी। ये दो बातें हो जाने के बाद, अच्छा इसका पैदा करने वाला कौन है, इस इंड्यूस करंट को है, ये करंट, समझ पा रहे हो ना, इंड्यूस को किसने बनाया, इस करंट के चेंज ने बनाया, इस करंट के चेंज की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ है ना। तो इससे पता चलता है, अच्छा फ्लक्स मतलब क्या होता है, फ्लक्स मतलब बी ए कॉस थीटा ना। तो फ्लक्स में चेंज किसकी वजह से आ रहा है, फील्ड, और ये फील्ड किसकी वजह से चेंज हो रही है, इस करंट की वजह से। तो मतलब ये जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आई के। फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आई के। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहां पे क्या आएगा, एल आएगा, क्या आएगा, एल आएगा। और ये जो एल होता है ये ही क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस ना। जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ क्या पढ़ते थे, V इज इक्वल टू आई आर, क्या पढ़ते थे, V इज इक्वल टू क्या होता था, आई आर होता था। समझ आ रही ना बात? तो ऐसे ही एक जगह और पढ़े थे, कैपेसिटर पे चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV ना। यहां पे कोई चीज होती थी रेजिस्टेंस नाम की, यहां पे कोई चीज होती थी किस नाम से, कैपेसिटेंस नाम से। ऐसे ही यहां पे क्या है, L, सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से। समझ आ रही ना बात? और ये जो है ना, ये किसकी हटाने की वजह, किसकी जगह पे आया है, प्रोपोर्शनलिटी की। जब कोई कांस्टेंट किसकी वजह से आता है, प्रोपोर्शनलिटी की वजह से आता है, तो वो इन दोनों चीजों पे डिपेंड नहीं करता कभी। तो एल क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है, फाई एंड आई। फाई और आई पे कभी डिपेंड नहीं, किस पे डिपेंड करता है वो आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन फाई और आई पे फिलहाल डिपेंड नहीं करता। तो ये हो गई पहली चीज। अब इसके बाद देखिएगा, जब यहां तक आप पहुंच जाते हो, फ्लक्स की ये जनरल इक्वेशन बना लेते हो। अब ये चीज पहले लिख लीजिए, फिर अगले स्लाइड में मैं समझाता हूं। समझ आ गई ये बात? एक मिनट, अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, बढ़िया से समझना, इसमें गलती ना हो। और एक क्वेश्चन यहीं पे हमारी क्लास खत्म भी होगी फार्मूला पढ़ाने के बाद, ठीक है। अगर आपके पास एक कॉइल है ना, एक कॉइल है इस तरह से, एक कॉइल है और इससे करंट आई बह रही है, ठीक। अगर ये आई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, मतलब ये चेंज टाइप की है ना। अगर ये करंट चेंज होगी तो इसके अंदर क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि करंट के चेंज होने से इसके अंदर क्या चेंज होगी, फील्ड, फील्ड के चेंज होने से क्या चीज चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू, जब आप लिखते हो एल आई, एल क्या है, इंडक्टेंस, आई क्या है, करंट। और एक चीज याद रखना, ये आई इंड्यूस वाली नहीं है, ये फ्लक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ईएमएफ। ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, तब जाके इंड्यूस निकलेगी। ये एक्सटर्नल करंट है, इलेक्ट्रिसिटी वाली, समझ आए, ये इंड्यूस नहीं है। इसकी वजह से क्या आता है, इंड्यूस आएगी। वो कैलकुलेट करना अभी सीखेंगे। और अगर यहां पे यही जो कॉइल है ना, नंबर ऑफ टर्न हो जाए, क्या हो जाए, नंबर ऑफ टर्न, तो आपको पता है ये जो फ्लक्स होगा ना, ध्यान से सुनना इस बात को, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई होगा। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एल आई होगा। लेकिन ये टोटल फ्लक्स के बराबर, टोटल फ्लक्स मतलब फ्लक्स किससे, सिंगल से, इनटू कितना, एन,
समझ आ रही ना बात? तो कहने का सेंस ये है, अगर सिंगल कॉइल है तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है, एल आई, और अगर नंबर ऑफ टर्न है तो टोटल फ्लक्स बराबर होता है एल आई के, सिंगल वाला नहीं होता। समझ पा रहे हो ना? टोटल कितने के बराबर होगा, एल आई। अब ये टोटल किससे बनता है, एक का फ्लक्स इंटू नंबर ऑफ टर्न्स एन। कभी भी इस वाले केस में जब नंबर ऑफ टर्न होगा तो क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है कि सिंगल टर्न से इतना फ्लक्स है, तो सिंगल से अगर पता होगा ना, सिंगल से पता होगा, फिर नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करोगे तब टोटल आएगा, तब एल आई के बराबर लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते। समझ पा रहे हो ना? मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, अभी एक क्वेश्चन इसी पे कराऊंगा। क्या कह रहा हूं मैं, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न है और नंबर ऑफ टर्न के क्वेश्चन में आपको एक टर्न से फ्लक्स दिया हुआ है, किससे, तो एक टर्न से अगर फ्लक्स दिया हुआ है और मान लेते हैं एल पूछा है, क्या पूछा है, एल, मिसाल के तौर पे एल आपसे पूछा है, तो आपको क्या दिया हुआ है, एक से फ्लक्स, तो एक से फ्लक्स दिया हुआ है, तो अभी ये टोटल नहीं है, अभी क्या करना है आपको, नंबर ऑफ टर्न से क्या करना है, मल्टीप्लाई, तब जाके क्या बनेगा, टोटल फ्लक्स, तब जाकर के आप इक्वल टू एल आई बोल सकते हो। अब यहां पे करंट पता होगी, एल निकल आएगा। समझ आए? और अगर आपको सिंगल टर्न का पता है इस क्वेश्चन के लिए और सिंगल की जगह पे रख करके एल आई निकाल दिया, आंसर गलत आएगा। समझ आ रही ना बात? सिंगल से नहीं निकलेगा, किससे निकलेगा, नंबर टर्न वर। ये इसीलिए मैंने लिख दिया किसके बराबर होता है, टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है, एल आई के, सिंगल बराबर नहीं होता एल आई के। हाँ, सिंगल कब होगा, जब नंबर ऑफ टर्न्स कितने के बराबर हो, 1 के, तब टोटल ही क्या है, सिंगल है, तब आप कह सकते हो एल आई। समझ आ रही ना बात? ये एक बात हो गई इंपॉर्टेंट। अब अगली चीज समझिएगा ध्यान से, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा ना। इसमें इस कॉइल के अंदर करंट के चेंज होने की वजह से क्या चीज चेंज हो रही है, फील्ड, फील्ड के चेंज होने से क्या चीज चेंज होती है, फ्लक्स। तो हमारे पास दो तरह का ईएमएफ है ना, एक कौन सा है, इंस्टेंटेनियस, कौन सा है, इंस्टेंटेनियस, और एक कौन सा है, एवरेज। अच्छा, एवरेज वाला ईएमएफ लिखते हैं, एवरेज वाला ईएमएफ क्या होता है, डेल फाई, अरे यार, डेल डेल फाई बाई क्या होता है, डेल टी, और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, ये होता है ना, क्लियर रहेगा ना। अब आप देखिएगा, ये जो डेल फाई बाई डेल्टा टी है, ये कितने के बराबर होगा, है डेल फाई बाई डेल्टा टी कितने के बराबर है, एवरेज ईएमएफ, और डी फाई बाई डी टी कितने के बराबर है, इंस्टेंटेनियस के बराबर है, कितने के बराबर, इंस्टेंटेनियस के। अच्छा, यहां पर आप फ्लक्स तो आप समझ ही गए हो ना, किसकी वजह से चेंज हो रहा है, करंट की वजह से। करंट की वजह से क्या चीज चेंज होती है, अच्छा, फ्लक्स का फार्मूला क्या है आपका, क्या चीज है, एल आई है ना, तो फ्लक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एल आई, तो एल आई आ जाएगा, तो यहां पे डेल, यहां पे कितना हो जाएगा, डेल एल आई बाई क्या हो जाएगा, डेल टी, तो एल तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, डी आई बाई डी टी ना। और ये वाले में कितने के बराबर हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। समझ आ रही? तो ये कौन सा हो गया, एवरेज, ये कौन सा होगा, इंस्टेंट। ऐसे आप क्या निकालोगे, एवरेज करंट, और क्या निकालोगे, इंस्टेंट। एवरेज में क्या आ जाएगा, ये चीज ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, और इंस्टेंटेनियस करंट में क्या हो जाएगा, ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। समझ आ रही ना बात? इसको कर लीजिए, यूनिट यही बता दे, करंट आप लिख लोगे ना, करंट आप लिख सकते हो कि नहीं, करंट क्या होता है, ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। अगले पेज में मैं लिख दूं क्या, लिख देता हूं, एक मिनट रुक जाइए, अभी फोटो ले लीजिएगा, मैं लिख के फिर चला जाए, देखिएगा।
आई एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, ईएमएफ एवरेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। ईएमएफ एवरेज कितने के बराबर है, डेल वो एल डी आई बाई वो एल डेल आई बाई डेल टी, ये हो गया ईएमएफ एवरेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा आई एवरेज। ऐसे ही आई इंस्टेंटेनियस चाहिए तो क्या होता है ये, ईएमएफ इंस्टेंटेनियस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। ईएमएफ इंस्टेंटेनियस कितने के बराबर, एल डी आई बाई डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड बाई आर, ये क्या हो जाएगा आई इंस्टेंटेनियस। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। बस आखिरी चीज बता के मैं जा रहा हूं, यूनिट इंडक्टेंस की क्या चाहिए मुझे, यूनिट चाहिए, और क्या चाहिए डैमेज, जाने दो कल ही करेंगे है? बस यही करंट तक लिख लेना, इसके आगे कल करेंगे। ठीक ठीक है, थैंक यू।